दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और मोहन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रंगकर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, शिक्षक रहे हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के 30-35 सालों तक कलाकार रहे हैं और रामलीला करते करते 50 साल इस साल आपको पूरे हो चुके हैं। और दीवान सिंह कनवाल जो कि हमारे पहाड़ के बहुत सुरीले गायक रहे हैं, उनके गीतों के आप बिंब देखिए। तो उन पर उनकी स्मृति पर, उनके जाने पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। मोहन जी बहुत बहुत स्वागत फिर से, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी है, उनके गाने इतने खूबसूरत है, तो हम चाहते हैं कि सब हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ छुएं। और आप गाते भी हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप उनके बारे में बता भी रहे हैं, साथ में गा भी रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम बन रहा है, लोगों की सराहना भी मिल रही है हमें। इसके पहले एपिसोड में काफ़ी सराहना मिली है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है, तो हम इसका अगला भाग लेकर आ रहे हैं। तो आपने बताया कि त्रिभुवनगिरी महाराज के गाने वो गा रहे थे, राजेंद्र बोरा जी के। तो उसके बाद फिर कौन कौन से गाने उन्होंने लिखे, थोड़ा कुछ क्रमवार अगर आप बताना चाहें। गाने उनके बहुत, जब वो भिकिया सेन बैंक में थे तो अचानक उन्होंने एक गाना बनाया। उन दिनों चल रहा था कारगिल का युद्ध। तो मेरा मित्र मेरे से शेयर करता है, दीवानदा से तो इस बारे में बात नहीं हुई, कारगिल का बात हुआ। अभी मेरा मित्र मतलब मेरा साथी मनोज बोरा है, वो गया था एक प्रोग्राम करने वहाँ भिकिया सेन। तो उसने बताया कि उस समय उनने वो गाना बनाया नदी को देखते हुए। अचानक उनने बादल की परिकल्पना की और बादल आकाश में उड़ा तो उन्होंने गाना बना दिया कारगिल के युद्ध के समय में। वो गाना बड़ा बहुत ही फेमस हुआ था। अच्छा। कारगिल का बताते रह गया ना, थोड़ा सा मेरा वो स्वर खराब हो गया था। वो उन्होंने रचना की थी पानी में देखते हुए बुलबुला, उसने बादल का रूप ले लिया और वो एक संदेश लेके जा रहे जैसा कुछ ऐसा गीत बना दिया उन्होंने। कारगिल का पादवा जा तू मेरा घरा, मेरी रंगीली सुबह की लिया खबरा। कारगिल का पादवा जा तू मेरा घरा, मेरी लाडली सुबह की लिया खबरा। कारगिल का बादवा हो। वो गाने में उन्होंने ऐसा चित्रण किया था कि हर चीज का, उन्होंने अपनी बिल्ली को भी नहीं छोड़ा। कसी होली चनुली पुसूली बिराई, कसी होलो मेरा भूलू गंगुआ, रंगीलो कारगिल का। मतलब एक एक चीज को लिया करते थे दीवानदा। तो मतलब क्या, मतलब मैं तो ये गाने लिखने के लिए कब उनको समय मिलता था? दिन भर वो नौकरी में होते होंगे, तो रात को क्या लिखते थे? हाँ, जब भी वो खाली रह बैठे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो पहाड़ को उन्होंने असल रूप में उस तरह से उकेरा है। हाँ। अभी एक क्या है कि हमारे ही समाज में जो फैली कुरीति, उसको लेके उन्होंने एक व्यंग गीत रचा था। अच्छा, क्या था? कस भिड़े कुनई पंडिजू कस कर छो ब्याह, कस तुमुले पातड़ी देखी कस लगन सुझा। क्या बात है, हमारे मके लागू शॉर्टकट में मंत्र पड़ गे छा, मके लागू शॉर्टकट में मंत्र पड़ गे छा। कस भिड़े कुनई पंडिजू कस कर छो ब्याह, कसी तुमुले पतड़ी देखी कस लगन सुझा। क्या बात है, ये बहुत हाँ सुनिए आगे। ब्याह दिले की ब्योली देखी मैल सबुल को आहा, भाग मेरा देखी बेर पड़ी गे दहा, बिस्तर में दिन पड़ू दी बखत चाहा, अरे बिस्तर में दिन पड़ू दी बखत चाहा। कसी भिड़े कुनई पंडिजू कस करो छो ब्याह, कसी तुमुले पातड़ी देखी कस लगन सुझा। तो ये उस टाइम पे थोड़ा दौर जब बदल रहा था तो उसको उन्होंने अपने गीतों में डाल देते थे। जो भी उनको रिसेंट मिलता था वो बस आ जाता था सीधे। जी। तो भिकिया सेन मानीला वो काफी अरसा रहे। हाँ, करीब रहे होंगे 5 से 7 साल। अच्छा। 7 साल करीब रहे। और बाकी समय कहाँ रहे? फिर वो अल्मोड़ा भी रहे, अल्मोड़ा कोसी में रहे,
विकास भवन में रहे। अच्छा। विकास भवन में तो मैनेजर पद में आ गए थे वो लास्ट अच्छा, में, रिटायरमेंट के समय में। हाँ। तो पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में कंसर्ट करने जाते थे या केवल बाहर के राज्यों में जाया नहीं, करते थे? कंसर्ट तो ऐसा होता था, कंसर्ट तो किसी आकाशवाणी के थ्रू। आकाशवाणी के थ्रू। जैसे आकाशवाणी हमने नजीबाबाद गए, हम नजीबाबाद वालों ने लैंसीडॉन, पौड़ी, ऋषिकेश, देहरादून ना, अलग अलग जगहों में, हरिद्वार, तो वो या तो BHEL वाले होते थे वहाँ या HEL वाले होते थे या कोई फौजी। अच्छा। लैंसीडॉन में फौज वाले बुलाते थे कार्यक्रम करने के लिए। बनारस जैसे रेलवे वालों ने बुलाया, तो कोई आकाशवाणी से किसी का पैक्ट हो जाता था, वो बुलाते थे। बिल्कुल। और यहाँ जो था वो मंच पे स्टेज के वो गाने गाते होंगे। उसमें के स्टेज कैसे हुआ करते थे, क्योंकि मनोरंजन के साधन तो यही थे एकमात्र। हाँ, स्टेज तो वही मेले ठेलों में जाते थे या क्या क्या होते थे कुछ? मेले ठेलों में भी स्टेज क्या बनने वाला, लकड़ी का ठोक के। आज तो पक्के मंच हो गए हैं, तब स्टेज बनाना पड़ने वाला, वो बहुत छोटा स्टेज होने वाला होगा, उसी में डांस भी होगा, उसी में गायक। अब गायक को पहले से ज्यादा पहचान नहीं मिलती थी आज के हिसाब से। गायक पार्श्व में रहता था, जो नाच करने वालों को ज्यादा वो मिलने वाली थी। लेकिन आज के दौर पे क्या है कि गायक वहाँ मंच पे गा रहा है और डांस वाले वहीं पर डांस कर रहे हैं या फिर पीछे से डांस कर रहे हैं। गायक उनके चारों ओर घूम रहा है या कहीं और कर रहा है। थोड़ा नया अंदाज आ गया। बॉलीवुड स्टाइल जिसको, जैसे ललित मोहन जोशी जी के गाने, हम एल्बम की कैसेट जो देखते थे, जी। उसमें भी डांस हो रहा, तो बीच बीच में ललित मोहन जोशी भी माइक के साथ गाते हुए दिखते थे। तो वो एक नया चलन आया था उस टाइम पे। तो और कुछ गाने बताइए उनके कि कब कब उन्होंने लिखे आपके साथ? आप बता रहे थे कि गाने जब लिखते थे तो आपके साथ साझा करते थे। हाँ, गाना लिखा साझा करते थे उन्होंने। मैं जो है धनिया में अपना सेवा काल धनिया में था, मैं अध्यापक हुआ, तो मैं आता था रामलीला के बीच में या कोई त्योहार होता था, बीच में आता था। इन लोगों की रिहर्सल चलती थी, हुक्का क्लब के पीछे कोई एक कमरा हुआ करता था, तो नाटक की रिहर्सल हुई तो कोई गाना बनाते तो मोहन जी मैंने एक गाना बनाया है, कैसा लग रहा है, मतलब मुझे गाना शेयर करते थे मुझसे। मोहन जी कहा करते थे आपसे? हाँ, मुझसे हमेशा मोहन जी ही कहा उन्होंने। ना मोहन भाई ना मोहन, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मोहन जी ही कहते थे मुझसे। हम दीवानदा कहने वाले वो तो शेयर करने वाले थे। एक बार ऑफ बीट का गाना, ज़्यादा तक वो काम करते थे टेक्निकल। अच्छा। ऑफ बीट का गाना बनाया उन्होंने। अब तो ढोलक यहाँ पर रिदम होता, मैं उसको समझा पाता, उन्होंने बनाया था वो गाना। हसनी की लहने बुलानी की लहने, योगोरी मुखड़ी दिखानी की लहने, अरे दाजू मेरी घर वाई रिसगे। अब अरे जो आता था उसके बाद ऑफ बीट हो जाती थी, दाजू मेरी घर वाई रिसगे। अब वो रिदम ये चलता था, दाजू मेरी घर वाई। अब मैंने मिलाने की कोशिश की और नहीं, उन्होंने कहा मोहन तू सही बजा रहा है, ये ऑफ बीट का ही गाना है। अच्छा, ऐसे गाने उन्होंने बनाए। ये गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ था, बहुत लोकप्रिय। आज मैं तो उन्होंने इसको थोड़ा मॉडर्न, इसमें आप देखिए ना, मेरे गोठे अगवाई रिसाए गए। हाँ, मेरी नानो माई रिसे गए, सबका वर्णन है। सुंदर, मतलब पता जो पत्नी को आप जिस नाम से, आज तो लोग बाबू और मेरा बच्चा, ये वो तमाम नामों से वो करने लगे, लेकिन प्योर पहाड़ी नामों से वो संबोधित करते। मेरी नानो माई रिसे गए, मेरी गोठे गवाई रिसे गए, मेरी घर वाई रिसे गए, मतलब अलग अलग नामों से संबोधित होता है पहाड़ी, जिसमें लोग पूरी तरह समाहित होता था। अब वो इसी गाने को उन्होंने बाद में देखा, उन्होंने कि जनता की डिमांड दूसरे टाइप की हो रही है, उन्होंने दूसरे स्टाइल में भी गाया। हंसनी की लेने बुलानी की लेने, यो गोरी मुखड़ी दिखानी की लेने, हाँ, जैसे रैप चलता है और ये पॉप चलता है, तो उसमें 1 2 3 ये भी स्टाइल आ गया था उनका। अच्छा। जैसे रिदम वालों को दिया ना उन्होंने आलाप लिया, मेरी सुआ हाईवे, बताओ वो तो इतना लंबा खींचते थे, मैं तो कर ही भी नहीं पाऊंगा वैसा जैसा वो करते थे। उतना ही ऊपर ले जाते, नीचे ले जाते, बीच में झूलते थे और उसके बाद फिर ऊपर पहुंच के फिर नीचे लाने वाले हुए। इतना लंबा आलाप तान में तो उनका कोई सानी नहीं था। अच्छा। मैं तो लोग में अभी भी चैलेंज करता हूँ हर कोई भी कलाकार को कि ऐसा आलाप तान कोई दीवानदा जैसा लेके दिखा दे, मैं उसके चरण धो के पी जाऊँ। तो वो उन्होंने वहाँ पर जो है गाने का एक अलग अलग चलन करा दिया। तो जितना बुजुर्ग, जितनी वो एज उनकी जाती जा रही थी, वो उतने निखरते जा रहे थे।
अनुभव, क्योंकि करते करते अभ्यास बहुत हो गया था। मैं तो श्रद्धांजलि के रूप में दीवानदा को सैल्यूट ही कहूँगा। मतलब 2 दिन सुनीता जी मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या हो गया मेरे संग, ऐसा क्या हो गया। मैं कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं था। मेरे को बहुत ही भयंकर शौक लगा, मतलब उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो मिलने गया था यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल उनसे लास्ट टाइम में, कहने कि मोहन जी अब मिल के काम करना है, बहुत मसाला है मेरे पास, बहुत मसाला है और आते रहना। वही वाक्य याद आ रहा है सुनीता जी मुझे उनका, आते रहना। और मैं जा नहीं पाया होली होने के कारण बीच में, बड़ा मलाल। योजनाएं बहुत थी उनके अंदर अभी, बहुत, ये करना है, ये करना है। जब उन्होंने सेवा काल से निवृत्त हुए वो, उन्होंने कहा अभी दूसरी पारी खेलनी है, और दूसरी पारी वाकई उन्होंने जाबाजी पारी खेली। क्या क्या किया 2020 में सेवानिवृत्त हुए? हाँ, उन्होंने ये गाना सबसे पहले बाबा जी का ये गाना त्रिभुवनगिरी महाराज का गाना गाया। हाँ, पिया की कौन हाँ, क्या पहचान पिया की होगी? रंग वाली के पुटों वाला उसका लाल पिछौड़ा होगा, हरा घाघरा हरियाली के रंग वहाँ गहराता होगा, पूनम के चंदा की जैसी उसके नाक नथुली होगी, पूनम के चंदा की जैसी उसके नाक नथुली होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान पिया की होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान पिया की होगी। तो त्रिभुवनगिरी महाराज के इस गाने को हमने उनकी जुबानी, उन्होंने जी दिया, कविता के फॉर्म में सुना है। देखिए कविता के फॉर्म में आपने सुना होगा। वो शब्द तो बहुत ही मार्मिक शब्द हैं, लेकिन वो धुन जो दीवानदा ने उनको उस गाने को दी ना, उसने उसको जी दिया, उस गाने को 100 गुना जी दिया। बिल्कुल दीवानदा को सल्यूट है। क्या उन्होंने, अभी अजय दीवान की जो जोड़ी चमक रही थी, हमें तो बड़ी आशाएं थी। तो बताइए थोड़ा सा, ये अजय ढोंडियाल जी और उनका ये क्या था जो नया? हाँ, उनका ये पुराना परिचय होगा, कोई समय का परिचय होगा। अचानक वो मिले, उनके दिमाग में अचानक क्लिक कर गया, दोनों मिले और उन्होंने गाना गा दिया। द्वि दिन का डर से रुवायो दुनी में, द्वि दिन का डर से रुवायो दुनी में, ना त्यार नाम यार से रुवायो दिन में, ना त्यार नाम यार से रुवायो दिन में, तेरी माटे की छानी से रुवायो दुनी में, तेरी माटे की छानी से रुवायो दुनी में, निमट का तू कानी से रुवायो दुनी में। कितना जबरदस्त, मतलब उन्हें कोई सोच भी नहीं सकता शेरदा अनपढ़ की कृतियों को कोई स्वरबद्ध भी कर सकता है। ये शेरदा अनपढ़ की कृति थी, शेरदा की, ये वाला गाना उनका लिखा हुआ है। अच्छा, अब शेरदा के गाने उन्होंने लास्ट टाइम में क्या शुरू किया, शेरदा जिसको कोई नहीं पकड़ता था, शेरदा के गाने, सुमित्रा नंदन पंत जी के गाने। अच्छा, अभी वहाँ के पिथौरागढ़ के कोई गायक हैं, उनका नाम बोल रहा हूँ, कोई उप्रेती, जनार्दन उप्रेती। अच्छा, मतलब जो फेमस गायक हैं, अच्छा, ना फेमस लेखक हैं, उनके गानों को, कवि हैं, उनके गानों को संकलन करना शुरू किया। तो वो आए थे भाषा सम्मेलन वाले कार्यक्रम में, आए थे यहाँ। ये हुआ था आपका 2022 में। अच्छा, तो मेरी मुलाकात हुई थी उन्होंने सुनाए थे 7 अलग अलग लेखक कवियों के गीत। उन्होंने जनार्दन जी ने ना दीवानदा ने। अच्छा, दीवानदा ने इनके गाने लिए थे, जनार्दन उप्रेती भी भाषा संगोष्ठी में सुनाए थे दीवानदा ने। अल्मोड़ा में हुई थी? ना हल्द्वानी में। अच्छा, हाँ, अच्छा, 2022 में हुआ था मेरे पास। अच्छा, तो उसमें उन्होंने सबकी कविताओं को गाने के रूप में गा के सुनाया था, स्वरबद्ध करके सुनाया था। अच्छा, उसमें जनार्दन उप्रेती तो लेखक है, वो भी कवि है। तो अजय ढोंडियाल जी उसमें
अजय ढोंडियाल जी बाद में मिले होंगे। अच्छा अच्छा। तो अजय जी के साथ जो कर रहे थे अभी वो क्या क्या वो था? तो अचानक देखा हमने। वो कहीं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे या क्या होता था वो? स्टूडियो में भी होता था, मेले ठेले में भी होता था, कंसर्ट में भी होता था। अच्छा। तो नंदा देवी के मेले में मिले मुझे इस साल। अच्छा, दोनों लोग। हाँ मैं वहाँ पर था। हाँ। मैं भी एक अतिथि के रूप में वहाँ पर आमंत्रित था। तो मैं देखा वहाँ गजब। तो क्या वहाँ पे क्या गाते थे? यही मतलब ये पुराने गाने? जो भी गाने गाते थे ना, उसमें इतनी आत्मीयता होती थी कि जैसे बचपन के दोस्त ना। आजकल तो दोस्तों का ऐसा नहीं। हमने भी बचपन में जो पक्का दोस्त हुआ था उसके कंधे में हाथ पूरा डाल के, मतलब वो वाला रहता था। वाली यारी होती हाँ, थी। वो वाली यारी इन दोनों में देखने को मिलती थी। अच्छा। कार्यक्रम के दौरान भी गजब का हो जाते आदमी, मतलब भूल जाते थे कि पब्लिक भी देख रही है हमें। क्या बात है, खो जाते थे। खो जाते थे। अजय जी उसमें क्या वो बजाते हैं या वो हुड़का भी बजाने वाले हुए, गायक हुए, वो गायक हुए। दोनों गाने वाले हुए। अजय जी अभी वो हीरा सिंह राणा की तर्ज पर गाना गाते हैं। अच्छा। जैसे कई संध्या झूली रहे गा रखा उन्होंने। अच्छा अच्छा। कई गाने गा रखे। अच्छा। तो बड़ा आनंद आता था इनको देख के। हमें तो अपना पुराने दिन याद आ जाते थे। करीब दीवानदा के संग मेरा भी कार्यकाल रहा होगा करीब 20 से 25 साल। साथ काम किया हमने, बहुत काम किया। बल्कि हिमालय लोक कला केंद्र की जब इन्होंने स्थापना की थी अल्मोड़ा में, तो उस समय कुछ ऐसी व्यक्तिगत कारणों से कुछ मनभेद हुआ। मतभेद हुआ, सॉरी, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होता तो हम दोबारा मिलते ही नहीं। तो फिर दीवानदा ने टीम बनाई, हिमालय लोक कला केंद्र की स्थापना इनने की। तो उसका पहला संयोजक मुझे ही बनाया था। ये 1994 की बात है। अच्छा। साथ ही काम किया। अच्छा। चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन का जब दौर था तो उसमें क्या कुछ गाने इन्होंने उस तरह के लिखे आंदोलन के गाने? नहीं, वो तो मेरी नॉलेज में नहीं है। और मेरे उसमें क्या कर रहे थे दीवानदा, क्या कर रहे थे उसमें? यही सब चल रहा था कैसे? 1994 में ये नौकरी करते थे। से 2000 तक का नौकरी करते थे। अच्छा। नौकरी करते थे। अच्छा। उसके बाद इनकी नौकरी लग गई थी मृतक आश्रित में। अच्छा। पिताजी की जगह। क्या सोचते थे? कभी बात हुई उत्तराखंड को किस तरह से देख रहे थे? कभी ऐसे सामाजिक मुद्दों पे, उत्तराखंड के मुद्दों पे बात होती थी? दीवानदा का ये कहना था जो भी काम करो लॉजिकली करो। अच्छा। मिलावटी नहीं होना चाहिए। अपनी थाती को, अपनी जमीन को, माटी को नहीं भूलना है। उन्होंने मतलब हमेशा उत्तराखंड के को ही लेके ये गीतों की रचना या जो भी योगदान दिया, यही उनका मेन केंद्र बिंदु रहता था कि मतलब संस्कृति को बिल्कुल इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसकी आत्मा से खिलवाड़ नहीं करो। नए लोगों से भी उनकी यही अपेक्षा। तो जब ये 90 के दशक के बाद पूरा मिलावट की चीजें आई, रिमिक्स आने लगा, तो उसमें फिर वो जैसे कुछ तो कह रहे हैं कि अब उन्होंने अपने को ढाला, कुछ उसी पैटर्न में भी कुछ गाने उन्होंने ना वो सिर्फ मंच पे केवल डिमांड के अनुसार। हाँ। कि जहाँ पर दर्शक, क्योंकि दर्शक होर्डिंग भी कर देते हैं, लेकिन उनकी आप कैसेट और इन चीज़ों को देखो तो उसमें कतई उनने छेड़छाड़ नहीं की। अच्छा। उनके गीतों को अगर हम देखते हैं कि तो लेखन में उनका किस तरह से अंतर दिखाई देता है कि शुरुआत में किस तरह के गाने लिखे, फिर वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा आकलन? उन्होंने पहले तो श्रृंगार पे ज्यादा अच्छा वो दिया, अच्छा जोर दिया, और बाद में वो व्यंग और जो है अपना देश की भूमि के लिए, माटी के लिए, उस टाइप का भी उसने उन्होंने मतलब उस रूप में भी उन्होंने डालना शुरू किया। और कुछ गाने अपनी लिस्ट में? वो गाना रह गया था अभी, एक गाना उन्होंने ये लगाया था बलि वेदना फिल्मों में जब साथ काम किया। बलि वेदना के पार्श्व गायक एक दीवान कनवाल जी भी थे, दीवानदा। तो उन्होंने एक गाना गाया था वो, हिमाला सुकीली काया है गे छो पिहली पिहली, है गे छो पिहली पिहली, तेरो मेरो हिया को छो। याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ खाली एक धुन याद है, क्योंकि 2004 की ये बनी हुई फिल्म है, खाली दिमाग में रहती है वो शब्द, में थोड़ा भूला हुआ हूँ। तो वो गाना इनने गाया था दीवानदा ने, और एक गाने में थोड़ा सा अंश दिया था, उसमें लखनऊ के दोनों बच्चों ने गाया था, उसमें अभिनय में मैं ही था, इसमें होली का गीत था, हरी खेल रहे हैं होली। अच्छा। तो उसमें एक टुकड़ा गाया था इनने बीच में, जैसे वो हरी खेल रहे हैं होरी देवा तेरे द्वारे में, बीच की अंतरा आती है, अंतरा में एक अंतरा इनने तीसरी अंतरा गाई थी, भाग की मार पड़ी उसके सर कौन या भाग है शिव शिव हरि हरि,
भाग की मार पड़ी उसके सरे, कौन अभाग है शिव शिव हरि हरि। भाग की मार पड़ी उसके सरे, कौन अभाग है शिव शिव हरि हरि, शिव शिव हरि हरि, शिव शिव हरि हरि। कैसा है लाचार देवा तेरे द्वारे में, हो कैसा है लाचार देवा तेरे द्वारे में। हृदय में सुनीता जी, हृदय में ऐसा लगता था जैसे खंजर चल रहे हो, क्योंकि वो बलि प्रथा के विरुद्ध वो फिल्म बनी थी, उसको दिखाने का उसका सब्जेक्ट यही था। तो ये लाइनें ऐसी होती हैं, वो बलि देख देता है, जो बलि करने वाला होता है वो उसको खून देख देता है, खून में पैर पड़ता है तो वो लाइनें निकलती है। जो गायक है उसके मुंह से ये लाइनें निकलती हैं, भाग की मार पड़ी उसके सर, कोना भाग सिर। क्या बात है, कैसा है लाचार देवा तेरे। वो समय मुझे लग रहा है बलि वेदना उसके बाद से ये बलि प्रथा लगभग रोक लगी थी, बंद हो गई थी, है ना। हाँ, फिर एकदम से रोक लगी थी। प्रभाव रहा। उससे पहले तो कितना ज्यादा होती थी, चितई से लेके आपका जी। बहुत होती थी। तो मेघा आके बाद ये दूसरी फिल्म थी बलि वेदना उनकी, या और भी फिल्मों में उन्होंने बीच में छोटी मोटी फिल्में की होगी, लेकिन बलि वेदना अपने आप में सशक्त थी। बलि वेदना के सामने आज भी कोई फिल्म, मतलब वो लोग कहते हैं कि फिल्म बनी थी तो बलि वेदना बनी थी। बिल्कुल। उसके बाद भी क्या उसमें आपने भी अभिनय किया था? बलि वेदना में मैंने अभिनय किया, नायक के पिता का रोल आपका रहा है। मेरा एक छोटा सा रोल था उसमें, सुनीता जी। अच्छा। उसमें 4 शराबी होते हैं, मतलब शराबी कैसा करते हैं करके दिखाया था कि होली के माहौल में भी शराबियों को अपनी शराब की रहती है। तो मैं गाना गाते गाते अचानक हारमोनियम छोड़ के दूसरे को देखे अपनी महफिल जमाने जाता, तो वो रोल देख के डायरेक्टर था भास्कर जोशी जी थे, सौमेन रामडी जी में कार्यरत हैं। तो वो कभी किसी ज़माने में मेरे सानिध्य में काम कर चुके थे दिशा वर्कशॉप में। तो उन्होंने कहा आपका रोल है, रोल किया हमने। तो वो देखते देखते रोल देखते उनको क्लिक कर गया, उन्होंने कहा आपको और करना है रोल लंबा करना, अब आप उसके पिता बन के काम करोगे। तो लास्ट में कहीं पर लगता है मुझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, बालक भी पी के आने लग जाता है घर को। तो फिर वो रोल बढ़ा दिया गया पूरा। अच्छा। और लास्ट तक था फिर। अच्छा किया। तो दीवानदा फिर आखिरी समय में, इन दिनों आपने कहा कि अजय जी के साथ में वो लोग गा रहे थे कई जगह जाके, इसके अलावा फिर अचानक से क्या बीमार वो पड़े? पता नहीं, मुझे तो अचानक पता बीमारी थी या कैसा, मतलब होगा ऐसा होगा, लेकिन उनको भी पता नहीं था। अचानक मुझे भी पता लगा कि दीवानदा हॉस्पिटल एडमिट हैं। तो मैंने पता किया, दयाल पांडे जी ने मुझे बताया कि वहाँ है बॉम्बे हॉस्पिटल में। मैं गया वहाँ। उन दिनों मेरे ख्याल से दयाल पांडे जी के यहाँ मैं किसी कार्यवश मिलने गया था या फ़ोन किया मैंने। तो उन्होंने बताया बॉम्बे हॉस्पिटल में। मुझे पता नहीं था आईसीयू में वो भर्ती हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनसे मिलना हो पाया। वहाँ इतना बंदिशें नहीं है आईसीयू में, नहीं तो 1 घंटे के लिए होता है। हाँ, किसी भी समय में जाओ। तो मैं मिला उनसे। दीवानदा ने काफ़ी बातचीत की, बोले साथ मिल के काम करना है। मैंने कहा बहुत मसाला है, ये है वह है। हमें क्या मालूम था। वही वाक्य याद आ रहा है कि मोहन जी आते रहना, और मैं उनसे मिल नहीं पाया। बड़ा मतलब बहुत बड़ा सदमा लगा मुझे। तो मैं बिस्तर पर सोया हुआ था उस समय, फ़ोन आया किसी का कि दीवान कनवाल नहीं रहे। मुझे हो गई, मतलब ये सच है झूठ है क्या है, मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। 2 दिन तक सुनीता जी, तो केवल 65 साल की उनकी उम्र थी। 65 साल की उम्र हुई। अल्मोड़ा के खत्याड़ी के वो रहने वाले हुए, है ना, शहर में ही। तो क्या कहेंगे उसमें बाकी के जो कलाकार थे उनके साथ उनके रिश्ते कैसे थे? जो लोग कलाकार हैं सभी, क्या कभी एक साथ कभी मिलना होता था, कभी इस तरह के? मैं देखता था कि शुरू के दौर में तो दीवान कनवाल जी का एक अलग अपना दायरा हुआ करता था, ज़्यादा घुलना मिलना वाला नहीं हुआ। अच्छा। एक अलग टाइप का उनका वो रहता था। लेकिन जो उन्होंने दूसरी पारी खेली उसमें तो उनके इतने प्रशंसक कलाकार भी, मतलब उनके लिए अभी मैं देख रहा था श्रद्धांजलि सभा जितनी भी हो रही है पूरे हमारे उत्तराखंड में, मतलब हर कोई, हर तीसरा आदमी दीवान कनवाल को जानता है इस समाज का, और सब दुखी हैं।
उम्र के साथ एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो बच्चे वो उनके क्या कर रहे हैं इस वक्त पे? क्या कोई उनकी विरासत को भी आगे बढ़ाने वाला है? गाता है कोई क्या बेटा उनका? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। बेटा उनका, बड़ा बेटा शुरू में मंची कार्यक्रम में आता था। अच्छा। गाना तो मैंने सुना नहीं है उसका। अच्छा। छोटा बेटा उनका मुंबई काम करता है। बेटियों की दोनों का विवाह हो गया है। एक लामा चौड़ा में है बड़ी वाली, छोटी पता नहीं कहाँ वो तो विवाही पत्नी है। उनकी अल्मोड़ा पत्नी में? उनकी पहले ही चली गई। झटका अच्छा। तो तभी लगा दीवानदा को। अच्छा, कब गई? कब? पत्नी तो उनकी मेरे ख्याल से 2015-16 में चली गई। अच्छा, तो उसके बाद कभी पत्नी पे कोई गाने इस तरह के कभी लिखे वो उन्होंने? तो या उन्होंने एक गाने से, अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों, वो गाने से उन्होंने हर एक की आंखें नम कर दी। मतलब खुद भी वो फूट फूट के रोए। वो गा नहीं पाए उस गाने को पूरा। आप अगर फेसबुक में देखेंगी, हुक्का क्लब के एल्बम में वो गाना है? या फिर वो नीलम नेगी एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं अल्मोड़ा की ही। नीलम नेगी आप सर्च करेंगी तो फेसबुक में उनकी वॉल पे मिल जाएगा। आप गा सकते हैं 2 लाइन तो सुनाइए। वो मुझे वो गाना अच्छा। याद नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उसको लाइव नहीं सुना ना। ओह अच्छा। मैंने उसी दिन सुना उसको। अच्छा, और तो ये उनकी वो, पत्नी पे लिखा हुआ गीत कह सकते हैं इसे? हाँ, पत्नी पे लिखा हुआ। और बाकी उन्होंने- गीतों में भी वो असर उनका दिखा, ये आपका कहना है? वो जब से उनकी पत्नी गई वो ज्यादातर उसी को याद करते थे। अच्छा। मतलब कुछ न कुछ निकल जाता था कहीं भी। अच्छा। हाँ। याद और है। नहीं तो क्या है कि उसको भुलाने के लिए वो अन्य चीजों का सहारा लेते थे, जैसे मतलब मस्त वाले गाने। अच्छा। वो गाने लग जाएंगे। अच्छा, उसको डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्ट करने के लिए। ओह। कुछ और गाने आप समय होने वाला है हाँ, तो मेरे वो शेष हैं कुछ और गीत अगर हम एक चाहते हैं? एक वो गाना उनका और था ना, जो मानीला में ही उनने बैंक में कार्य करते हुए बनाया था। तो वो बोल रहे हैं कि नोक झोंक पत्नी से हुई मेरी एक दिन, हाँ। मैंने गाने की रचना कर डाली। अच्छा। आज कुछ है मैं तुझा, ओह। भो कुछ है मैं तुझा, हिट आगिल बे तू, पछिल बे मेला, तू है जाली में ता, कसी काटू लो रंगीलो चैता, ओ तू है जाली मैं ता, कसी काटू लो रंगीलो चैता। सुनिए आगे लाइनें, इतनी प्यारी लाइनें लिखते थे वो। के तू मैं के आँखी को का जवाब ले, क्या बात है। के तू मैं को आंग को पिछोड़ी बढ़ले, का जवाब बढ़ली आँखों में सजूलो, पिछोड़ी बढ़ली लिपट गिलो चैता। तो उनकी जो शब्दावली रहती है, पता नहीं कहाँ से लाते थे वो शब्दावली। अब उसी में है क्या पिया ना, वो क्या नाम कहते हैं ये, इसमें है ना एक लाइन कुछ वो हल्की सी याद आ रही मुझे। संग में बैठू लो आण का था कुलो, अच्छा। मैं आण का था सुनो लो हुंगूर दिली तू। अब हुंगूर शब्द जो है कितने पहाड़ी जानते होंगे। क्या बात है। और होता था पहले से वही की। हाँ, जैसे मैंने कहा ना एक राजा था, ऊ कहना ही हुंगूर है ना। को देखा ना हमारा अमर को देखा कि काटकोन में हम चुप रुदा को। हाँ, तो वो ऐसी चीजें लेके आते थे। हृदय कुरकाती लागी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जो कहते हैं ना सीने में एक अजीब सी चुभन हो रही है, वो पहाड़ी में है, हृदय में कुरकाती लागी। तो ऐसे बिंबों को वो ढूंढ ढांड के लाते रहे। ऐसे शब्द लेके आते थे जो दुर्लभ शब्द होते। बिल्कुल। प्रकृति पर के उनके गीत कुछ हैं याद? कौन कौन से उन्होंने लिखे नेचर पर? और नेचर का गाड़ी शेरों पर, गाड़ी धारों पर, गांव की महिलाओं पर। एक उनका वो था ना, वो जैसे वो हल्का सा मुझे याद आ रहा पूरा अच्छे तरह। हा हा हिसाओ खाचिर किलमोड़ी का तो हीरा का फो का चे छे,
आहा तेरी मेरी जोड़ी साची छो दगड़ सचे छो। ये गाना बनाया था उन्होंने मतलब हमारी प्रकृति को लेके ना। ये सालू किलमौड़े काफल जैसे सब एक सीजन में होते हैं, ऐसी हमारी दोस्ती सच्ची है। क्या बात है, उससे कंपैरिजन ना सुंदर बिंब। हाँ, कुछ और याद आ रहे तो बताइए मोहनदा। अब ध्यान तो आ नहीं रहा है, काफी चीजें हो गई हैं और हो ऐसा रहा ना बिल्कुल दिमाग शून्य हो गया जिस दिन से दीवानदा गए। तो हम कभी भी बीच में बात करते रहेंगे दीवानदा पे, है ना। और बहुत जल्दी आपको फिर से बुलाते हैं, आपके भी जीवन के बारे में हमें जानना है, कहाँ कहाँ आपने काम किया, तो उस पर भी बात करेंगे। इतना वक्त आपने दिया दीवानदा के लिए, ये वक्त भी कम ही है जितनी हम उन पर बात करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहनदा, आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हाँ, तो दगड़ियों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, हमारे इन दोनों एपिसोड्स में आप लगातार बने हुए हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो और कुछ आपको कहना हो सकता है कि मैं बहुत सारे सवाल ना कर पाई क्योंकि मैंने दीवानदा के बारे में बहुत चीज़ें नहीं पढ़ी, तो कि मैं उस तरह के सवाल और निकलवा पाऊँ मोहनदा से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आप अपनी क्वेरीज भेजिएगा, हम फिर से दोबारा बात कर सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हो। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, और इसके अलावा आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और देश दुनिया में कहीं भी हमारे रेडियो को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सुन सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा। मोहनदा के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।